देखो बच्चों, अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कंडक्टिंग रॉड बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही थी, लेकिन अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें कंडक्टिंग रॉड किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही हो, तब रॉड में इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखो, इसको समझने के लिए एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो इस बार नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम इनफाइनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का यूज कर रहे हैं जिसमें करंट आई फ्लो रही है, और हमको बताया कि इनफाइनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है ना। तो हमको बताया कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा इस साइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हथेली को इस साइड और अंगुलियों को परपेंडिकुलर मुड़ा देंगे, तो इस इनफाइनिटी लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होता है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होता है। हमको पता है कि पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है इससे बड़ा क्रॉस, दूर में मैग्नेटिक फील्ड कम होता है तो छोटा क्रॉस, फिर और छोटा क्रॉस। इस टाइप से इस है ना, इस टाइप से इनफाइनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो देखो, इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है ना, इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ की कोई कंडक्टिंग मेटल की रॉड रखी हुई है, और पहले केस में ये जो रॉड है वो वायर के बिल्कुल पैरेलल है ना, और अब इस रॉड को पकड़ करके v की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करा रहे हैं। तो किसी इंस्टेंट पर रॉड की वायर से डिस्टेंस x है, तो उस इंस्टेंट पर इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा वो देखना है। और ऐसे इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में वही एल एन की मेटेलिक रॉड है, लेकिन सेकेंड पार्ट में जो रॉड है वो वायर के परपेंडिकुलर रखी हुई है, इसकी लेंथ भी एल है और इस सिरे की वायर से डिस्टेंस भी एल है, और बस अब इस रॉड को v की वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव करा रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में, ठीक है, इन दोनों केसेस में रॉड में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा वो देखना है। चलो बच्चों, पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, है ना। तो वही वायर के नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट पार्ट में कंडक्टिंग रॉड पैरेलल रखी है और इसको v की वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, तो इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो देखना है। तो तुम देखते ही बताओ, ठीक है, तुम देखते ही बताओ कि फर्स्ट केस में लकीली एक रॉड वायर के पैरेलल रखी हुई है ना। देखते बताओ कि फर्स्ट केस में लकीली रॉड वायर के पैरेलल रखी है, तो बताओ रॉड के हर एक पॉइंट की वायर से डिस्टेंस सेम होगी, तो रॉड के हर एक पॉइंट पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा। इसलिए फर्स्ट केस में तो रॉड में इंड्यूस ईएमएफ सिंपली वीबीएल होगा। इस फर्स्ट केस में हमको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है ना। तो बस इसमें ईएमएफ कितना होगा वो देखना है। तो चलो तुम बताओ कि रॉड लगातार मूव कर रही हो, किसी इंस्टेंट पर इस रॉड की वायर से डिस्टेंस x है ना, तो चलो इस है ना, चलो इस इंस्टेंट पर इस वायर के कारण रॉड पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो बोल सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर वायर के कारण रॉड पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r की जगह x, है ना। और हम बोल सकते हैं, है ना, हम बोल सकते हैं कि लकीली रॉड वायर के पैरेलल रखी है, तो इस रॉड के हर एक पॉइंट की वायर से डिस्टेंस सेम होगी, तो हर एक पॉइंट पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा। इसलिए, है ना, इसलिए इस केस में तो इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ सिंपली वीबीएल होगा, है ना। तो तुम देखते बताओ, तुम देखते बताओ कि रॉड की लेंथ एल है, इसकी वेलोसिटी v है, और इस पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x से हर पॉइंट पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड इतना ही है। तो इस बार तो रॉड में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, सिंपली वीबीएल। तो v तो इसकी वेलोसिटी, b इसके हर एक एलिमेंट पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x इंटू एल इसकी लेंथ। तो इस इंस्टेंट पर रॉड में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, है ना। तो देखो ये तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई, है ना, ये तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई, लेकिन अब हमको ईएमएफ की डायरेक्शन देखनी है, तो उसके लिए वही अपना थप्पड़ ढोल लगाएंगे, है ना। तो तुम बताओ, है ना,
तो बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंगुलियां, वेलोसिटी आगे की ओर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठा। तो बताओ, है ना, बताओ पॉजिटिव चार्जेस है उन पर फोर्स सीधे आपकी थप्पड़ मारने वाला मतलब ऊपर की ओर लगेगा, तो उसके कारण पॉजिटिव रॉड की ऊपर वाली सरफेस पर जमा होंगे, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स उल्टे आपकी थप्पड़ मारने वाला मतलब नीचे की ओर लगेगा, तो उसके कारण नेगेटिव रॉड की नीचे वाली सरफेस पर जमा होंगे। बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि रॉड के ऊपर वाले सिरे पर पॉजिटिव जमा हुए, इससे रॉड का ऊपर वाला सिरा हाई पोटेंशियल पर होगा, और नीचे वाले सिरे पर नेगेटिव जमा हुए, इससे रॉड का नीचे वाला सिरा लो पोटेंशियल पर होगा, है ना। और बताओ इस रॉड में ईएमएफ कितना जनरेट होगा, बी की जगह μ0I/2πx इंटू एल इतना जनरेट होगा, है ना। मतलब बोल सकते हैं ना, मतलब बोल सकते हैं कि ये मूविंग रॉड, है ना, ये मूविंग रॉड एक चलती फिरती बैटरी के टाइप से काम करेगी जिसमें ईएमएफ इतना इंड्यूस होगा। अब बताओ, है ना, बताओ इस रॉड में ईएमएफ, है ना, बताओ इस रॉड में ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगा, मतलब रॉड करंट बहाने के लिए तैयार बैठी होगी, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इस केस में करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि सेम क्वेश्चन होता, लेकिन इस टाइप से अगर इसका सर्किट कंप्लीट कर देते, है ना, सोच के बताओ कि सेम क्वेश्चन होता लेकिन इस टाइप से इसका सर्किट कंप्लीट कर देते, तो अब करंट फ्लो होगी और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, मतलब ऐसे करंट भी फ्लो हो जाएगी, है ना। अब मैंने दो चीजें तुमको कंपेरेटिवली बताई थी ना, दो चीजें मैंने चमका कर बताई थी, तो मैंने बताया था कि ऐसे केसेस में, मैंने बताया था कि ऐसे केसेस में अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हो तो उस केस में करंट तो जीरो होगी, लेकिन रॉड के दोनों सिरों पर चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन, है ना, लेकिन अगर सर्किट कंप्लीट कर दें तो करंट तो फ्लो होगी, लेकिन अब चार्जेस इकट्ठे नहीं होंगे, है ना। तो सर्किट कंप्लीट हो तो करंट तो फ्लो होगी, लेकिन चार्जेस इकट्ठे नहीं होंगे, उसकी जगह चार्जेस बह जाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमने क्वेश्चन का इजीली कर लिया। चलो बच्चों, अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो इस बार भी, है ना, इस बार भी वही वायर का नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वही एल लेंथ की कंडक्टिंग मेटल की रॉड रखी हुई है, लेकिन सेकेंड, है ना, सेकेंड केस में जो रॉड है वो वायर के पैरेलल नहीं बल्कि वायर के परपेंडिकुलर रखी है, इसकी लेंथ भी एल है, रॉड के इस सिरे की वायर से डिस्टेंस भी एल है, और इस बार रॉड को v की कांस्टेंट वेलोसिटी से y डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। तो इस केस में इस रॉड में टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो देखना है। तो तुम देखते ही बताओ, है ना, तुम देखते ही बताओ कि इस बार रॉड वायर के पैरेलल नहीं बल्कि वायर के परपेंडिकुलर रखी है। तो बताओ इस बार रॉड के हर एक एलिमेंट की वायर से डिस्टेंस अलग अलग होगी, है ना। तो इस बार रॉड के हर एक एलिमेंट की वायर से डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो हर एक एलिमेंट में इंड्यूस ईएमएफ भी अलग अलग होगा। तो इस बार टोटल इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। तुम बताओ कि ये जो एलिमेंट है वो वायर से पास है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा गिरेगा, तो इसमें ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगा, और ये एलिमेंट दूर है तो इस पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम, तो ईएमएफ भी कम ना। तो कह सकते हैं कि इस बार रॉड के हर एक एलिमेंट की वायर से डिस्टेंस अलग अलग है, तो हर एक एलिमेंट में इंड्यूस ईएमएफ भी अलग अलग होगा। तो बताओ टोटल इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन के लिए, है ना, वो इंटीग्रेशन के लिए पूरी रॉड को ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट में बांटते हैं, और चलो ऐसा करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहां भी वही कि पूरी रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट में बांटते हैं, और चलो यहां से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, है ना। तो तुम बताओ कि छोटे से एलिमेंट की लेंथ dx है, उसके बाद बताओ पूरे रॉड की वेलोसिटी v है, तो इस एलिमेंट की भी वेलोसिटी v होगी, और वायर, है ना,
वायर के कारण इस एलिमेंट पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं ना, तो आराम से है ना, आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि वायर के कारण इस एलिमेंट पर भी गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा। और बताओ वायर के कारण इस एलिमेंट पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर क्या होगी, वायर की इस एलिमेंट से डिस्टेंस एल प्लस एक्स, है ना। तो बस आराम से बताओ, लिख देता हूं, हाँ ठीक है। तो तुम आराम से बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ dx है, इस छोटे से एलिमेंट की वेलोसिटी v है, और इस पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ओपन 2 पाई एल प्लस एक्स है। तो बताओ इस छोटे से एलिमेंट में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, वीबीएल, है ना। बताओ इस छोटे से एलिमेंट में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, वीबीएल। तो बताओ v तो इस एलिमेंट की वेलोसिटी, b इस पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ओपन 2 पाई एक्स प्लस एल इंटू एल की जगह इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ dx, है तो बोल सकते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट में इंड्यूस ईएमएफ वीबीएल, तो v तो इस एलिमेंट की वेलोसिटी, b इस पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंटू एल इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ dx। तो बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट में ईएमएफ इतना इंड्यूस हो रहा है, तो होता है इस पूरी रॉड में टोटल ईएमएफ कितना हो गया, उसका इंटीग्रेशन कह सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट में ईएमएफ इतना इंड्यूस होगा, तो पूरी रॉड में टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, इसका इंटीग्रेशन। तो चलो कांस्टेंट को पहले से ही बाहर निकाल लेते हैं ना, तो इसमें म्यू नॉट आई वी अपन 2 पाई है ना, तो इसमें म्यू नॉट आई वी अपन 2 पाई ये सब कांस्टेंट है बाहर, और अंदर कितना बचेगा, इंटीग्रेशन dx अपन x प्लस एल ये बचेगा। चलो लिमिट रखते हैं, तो बताओ, है ना, बताओ dx है तो x की लिमिट रखेंगे, और तुम आराम से बताओ कि x यहां से मेजर कर रहे हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल 0, फिर x इक्वल टू 1 2 3 करते हुए सबसे लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल टू l। तो तुम बताओ कि ये रॉड कहां से कहां तक फैली हुई है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक फैली हुई है, तो लिमिट भी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l यही रखेंगे। चलो इसका इंटीग्रेशन में अलग से कर लेता हूं, है ना, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेता हूं, तो देखते हैं ना, देखते बताओ कि dx ओपन x जैसा दिख रहा है ना, dx ओपन x जैसा दिख रहा है, बस x की जगह x की लीनियर टर्म आ गई है। तो इंटीग्रेशन के लिए वही शॉर्टकट लगा सकते हैं कि पहले पूरे का इंटीग्रेशन और फिर x का कोफिशिएंट नीचे। तुम बताओ कि 1 अपन x, यही लिखता हूं कि 1 अपन x का इंटीग्रेशन log x, तो 1 अपन x प्लस l का इंटीग्रेशन कितना हो गया, log x प्लस l इंटू फिर x का कोफिशिएंट 1 नीचे आएगा, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, तो तुमको आता होगा है ना, dx ओपन x प्लस l, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log x प्लस l इतना आएगा। और अब लिमिट रखते हैं, तो लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l, चलो लिमिट रख देते हैं, है ना, लिमिट रख देते हैं। तो लिमिट कैसे रखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बताओ, है ना, बताओ अपर लिमिट में x की जगह l रखेंगे तो log l प्लस l मतलब 2l माइनस, लोअर लिमिट पे x की जगह 0 रखोगे तो log l, और तुम बताओ कि log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं, log a ओपन b मतलब log 2l ओपन l, तो l से l कैंसिल, तो ये कितना हो गया log 2 या ln2 है ना, तो हम बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं कि पूरा इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ln2 आएगा, तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि इस पूरी रॉड में नेट ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, म्यू नॉट आई वी ओपन 2 पाई इंटू ln2। तो सेकेंड केस में, है ना, सेकेंड केस में इस रॉड में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, म्यू नॉट आई वी ओपन 2 पाई इंटू ln2। अब देखो ये तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई, है ना, तो ये तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई। अब इसकी डायरेक्शन देखनी है, तो बस
डायरेक्शन के लिए वही थप्पड़ रूल लगाएंगे, है ना। तुम बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर तो अंगुलियों को अंदर की ओर रखेंगे, फिर वेलोसिटी ऊपर की ओर तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में अंगूठा। तो बताओ पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स सीधे आपके थप्पड़ मारने वाला मतलब इधर लगेगा, तो उसके कारण पॉजिटिव पॉजिटिव रॉड के सिरे पर जमा होंगे, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स उल्टे आपके थप्पड़ मारने वाला इधर लगेगा। तो बताओ नेगेटिव नेगेटिव इधर जमा होंगे, है ना। तो तुम बताओ कि इधर सॉरी रॉड के इस सिरे पर पॉजिटिव जमा हुए तो रॉड का ये सिरा हाई पोटेंशियल पर होगा, और इधर नेगेटिव जमा हुए मतलब ये सिरा लो पोटेंशियल पर होगा, मतलब है ना। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो भी मूविंग रॉड है वो चलती फिरती बैटरी के टाइप से काम करेगी, जिसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, म्यू0 IV/2π ln2, जहां ये सिरा हाई पोटेंशियल पर हो वो सिरा लो पोटेंशियल पर होगा। अब तुम बताओ कि इस रॉड में ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, है ना। तो इस रॉड में ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, मतलब रॉड करंट बहाने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन इस बार भी सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इस बार करंट फ्लो नहीं होगी, और हम समझते हैं कि करंट फ्लो नहीं होगी तो जूल हीटिंग I²R भी प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना। मैंने बताया था कि इस बार सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इस बार रॉड में सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए रॉड में करंट तो फ्लो नहीं होगी, लेकिन इसके सिरों पर चार्ज इकट्ठे होंगे, इस सिरे पर पॉजिटिव और उस सिरे पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होंगे, है ना। लेकिन तुम बताओ, है ना, तुम सोच के बताओ अगर हम सर्किट कंप्लीट कर दें, कंप्लीट कैसे कर सकते हैं बताया था ना, कि दो ऐसी फिक्स रॉड लगा दो, है ना, दो ऐसी रेल की पटरियों जैसी फिक्स रॉड लगा दो, और बीच में आर का रेजिस्टेंस लगा दो, है ना। तो तुम बताओ कि दो फिक्स रॉड और बीच में आर का रेजिस्टेंस लगा करके अगर सर्किट कंप्लीट कर दें तो बताओ अब इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, है ना। तो अब इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, और प्लस से माइनस की ओर मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ऐसे करंट भी फ्लो हो जाएगी, और कितनी होगी, रास्ते का नेट ईएमएफ ये वाला ओपन रास्ते का रेजिस्टेंस आर, इतनी करंट भी फ्लो होगी। तो बस वही दो चीजें मैंने बताई थी कि होता अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हो तो करंट तो फ्लो नहीं होगी, लेकिन सिरे पर चार्जेस इकट्ठे होंगे, लेकिन अगर सर्किट कंप्लीट कर दें तो फिर करंट फ्लो होगी और अब चार्जेस इकट्ठे नहीं होंगे, उसकी जगह अब चार्जेस बह जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। देखो बच्चों अभी है ना, अभी जो क्वेश्चन लिया था उसमें तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई अकेली रॉड ही मूव कर रही थी, लेकिन अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंप्लीट लूप मूव कर रहा होता है, तो फिर उसमें नेट ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो देखते हैं। तो जो इसको समझने के लिए एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, है ना, ध्यान से देखना। देखो इस बार भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का यूज करें, जिसमें करंट आई फ्लो रही है। तो हमको पता है कि इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है मतलब बड़ा क्रॉस, दूर में छोटा क्रॉस, फिर और छोटा क्रॉस, ऐसे इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब देखो इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग मेटल से बनी कोई ऐसी स्क्वायर फ्रेम लेते हैं, मतलब कोई स्क्वायर लूप लेते हैं, और है ना स्क्वायर लूप की हर एक साइड लेंथ L है और हर एक साइड का रेजिस्टेंस R है, तो इस लूप का टोटल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 4R होगा, है ना। अब देखो अब इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को पकड़ करके V की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर ले जाने, तो जिस इंस्टेंट पर लूप के पास वाली साइड का वायर से डिस्टेंस x हो, तो जिस इंस्टेंट पर लूप के इस पार्ट का वायर से डिस्टेंस x हो, उस इंस्टेंट पर लूप में नेट ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा और रिजल्टेंट करंट कितनी फ्लो होगी वो देखना है। सबसे पहले मूर्ख लोग कैसे करते हैं उसको लेना। तो देखो मूर्ख लोग तो बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंप्लीट लूप मूव कर रहा हो तो उसमें नेट ईएमएफ 0 होगा। बताओ सही है गलत? इस बार गलत है ना। तो मैंने तुमको, है ना, ठीक है, तो मैंने तुमको चमका कर बताया था ना, तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंप्लीट लूप मूव कर रहा हो तब तो उसमें नेट ईएमएफ 0 होगा। लेकिन तुम बताओ कि इस बार कंप्लीट लूप तो मूव कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस बार इसमें नेट ईएमएफ 0 नहीं होगा। बस इस पूरे लूप में नेट ईएमएफ और करंट कितनी फ्लो होगी वो देखना है। तो तुम खुद बताओ ना, तुम खुद बताओ कि इस बार तो साक्षात कंप्लीट लूप मूव कर रहा है, इसलिए इस बार तो इस क्वेश्चन को हम फ्लक्स से भी कर सकते हैं और चाहे तो मोशनल ईएमएफ वीबीएल से भी कर सकते हैं। चलो पहले आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि, है ना, आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि पहले इंड्यूस ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ वीबीएल से निकालते हैं ना। तो तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि वायर की बिल्कुल रिजिड फ्रेम है और प्योरली लीनियर मोशन कर रही है, तो इसके हर एक साइड की वेलोसिटी सेम होगी ना, बिल्कुल रिजिड फ्रेम में प्योरली लीनियर मोशन कर रही है, तो इस फ्रेम के हर एक रॉड की वेलोसिटी सेम होगी, मतलब, है ना। मतलब इस रॉड की वेलोसिटी v आगे की ओर है तो इसकी भी वेलोसिटी v आगे की ओर होगी, इस रॉड की भी वेलोसिटी v आगे की ओर होगी और इसकी भी वेलोसिटी v आगे की ओर होगी। तो बस, है ना, बस हम क्या करेंगे कि सिंपली, है ना, सिंपली इस लूप के हर एक रॉड, सिंपली लूप के हर एक रॉड में इंड्यूस ईएमएफ अलग अलग निकालेंगे और फिर सबका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, है ना। तो चलो तुम देखते ही बताओ, ठीक है। तो तुम देखते ही बताओ कि इन दोनों रॉड्स की तो जो वेलोसिटी और लेंथ के पैरेलल है ना, तो इन दोनों रॉड्स की तो जो वेलोसिटी और लेंथ के पैरेलल है, इससे इन दोनों रॉड्स में तो ईएमएफ बिल्कुल 0 इंड्यूस होगा, है ना, बोल सकते हैं कि इन दोनों की वेलोसिटी रॉड के पैरेलल है, इससे इन दोनों रॉड में तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बस इन दोनों रॉड, है ना, केवल इन दोनों रॉड की वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है, इससे ईएमएफ केवल इन दोनों रॉड में इंड्यूस होगा। चलो, है ना, तो चलो पहले इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ देखते हैं, है ना। तो तुम बताओ, ठीक, तुम बताओ कि वायर के कारण इस रॉड पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा लेकिन ज्यादा होगा, है ना। कोई वायर के कारण इस रॉड पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा लेकिन ज्यादा होगा, और कितना होगा बताओ, सिंपली म्यू नॉट आई ऊपर 2 पाई x होगा, है ना। तो बताओ, है ना, बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड में ना, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाली रॉड v की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस रॉड में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, वीबीएल, है ना। तो तुमको कहने की जरूरत नहीं है, तुमको कहने की जरूरत नहीं कि ये रॉड वायर के पैरेलल है, इसके हर एक पॉइंट की वायर से डिस्टेंस सेम है, तो हर एक पॉइंट पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा, इससे इस रॉड में तो इंड्यूस ईएमएफ सिंपली वीबीएल है। बोल सकते हैं कि वायर के कारण इस रॉड पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा और ज्यादा होगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड v की वेलोसिटी मूव करेगी, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और कितना होगा, v की जगह म्यू नॉट आई ऊपर 2 पाई x इंटू n, और डायरेक्शन भी देख सकते हैं ना, डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर तो उसकी डायरेक्शन में अंगुलियां, वेलोसिटी आगे की ओर है तो उसकी डायरेक्शन में अंगूठा, तो तब पॉजिटिव पर फोर्स सीधे आपकी थप्पड़ मारने वाला मतलब ऊपर की ओर लगेगा, है ना। तुम बताओ, ठीक है, तुम बताओ कि पॉजिटिव पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा तो ये रॉड ऐसी बैटरी की टाइप से काम करेगी जो पॉजिटिव को ऊपर की ओर धक्का दे, मतलब इस टाइप की बैटरी की टाइप से काम करेगी। और बताओ इस रॉड में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, वीबीएल, तो v तो इसकी वेलोसिटी, b इस पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ओपन 2 पाई x इंटू l इसकी लेंथ, तो ये तो इस रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको E1 बोल देते हैं। चलो वैसे ही अब फटाफट इस रॉड में ईएमएफ देखते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि वायर के कारण इस रॉड पर भी गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा लेकिन कम होगा, और बताओ वायर के कारण इस रॉड पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ऊपर 2 पाई, इस रॉड से डिस्टेंस कितनी होगी, l प्लस x, और बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाली भी रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वीबीएल, और इसकी डायरेक्शन भी वैसे ही देखेंगे। बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर तो उसकी डायरेक्शन में अंगुलियां, वेलोसिटी आगे की ओर तो उसकी डायरेक्शन में अंगूठा, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स सीधे आपकी थप्पड़ मारने वाला मतलब ऊपर की ओर लगेगा, है ना,
और तुम बताओ, ठीक है, तो तुम बताओ कि पॉजिटिव पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, तो बताओ ये वाली जो रॉड है वो ऐसी बैटरी के टाइप से काम करेगी जो पॉजिटिव को ऊपर की ओर धक्का देने, मतलब इस टाइप की बैटरी के टाइप से काम करेगी। और बताओ इस रॉड में भी ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, वीबीएल। तो वी तो इसकी वेलोसिटी, बी इस पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपन 2 पाई एल प्लस एक्स इंटू एल, इस रॉड की लेंथ एल इतना इंड्यूस होगा, है। देखो बच्चों, अभी हमने सिंपली हर एक रॉड में इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिया, तो अब हम सबका रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना। तो तुम देखते बताओ, है ना, देखते बताओ कि इन दोनों रॉड में तो ईएमएफ इंड्यूस हो ही नहीं रहा है। ये रॉड वायर के पास है तो इसमें ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, और ये रॉड वायर से दूर है तो इसमें ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। तो बस हम सिंपली इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना। तो तुम देखते बताओ कि बताओ दोनों ईएमएफ सपोर्टिंग या अपोजिंग है ना। तुम देख सकते हो ना, ये तुम देख सकते हो कि ये जो ईएमएफ है वो, है ना, ये जो ईएमएफ है वो चार्जेस को ऐसे धक्का दे रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, और ये जो ईएमएफ है वो चार्जेस को ऐसे धक्का दे रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धक्का दे रहा है ना। तो तुम देख सकते हो, ठीक है, तुम देख सकते हो कि ये जो ईएमएफ है चार्जेस को ऐसे मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, और ये ईएमएफ चार्जेस को ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धक्का दे रहा है। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि दोनों के धक्के अपोजिंग है ना, बताओ, तो बताओ दोनों के धक्के अपोजिंग है तो ईएमएफ भी अपोजिंग होंगे, और बताओ ईएमएफ अपोजिंग होंगे तो दोनों की ईएमएफ घट जाएंगे। तो बताओ रास्ते का नेट ईएमएफ कितना होगा, सिंपली ज्यादा माइनस कम, मतलब E1 माइनस E2, है, बोल सकते हैं कि दोनों के धक्के अपोजिंग है तो ईएमएफ भी अपोजिंग होंगे, अपोजिंग होंगे मतलब दोनों के ईएमएफ घट जाएंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि रास्ते का नेट ईएमएफ कितना होगा, सिंपली ज्यादा माइनस कम, मतलब E1 माइनस E2, है ना। तो तुम बताओ कि E1 इतना है माइनस E2 इतना है, तो बताओ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चलो इसमें कॉमन क्या आएगा यार, म्यू नॉट आई वी एल ओपन 2 पाई कॉमन है ना। तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इससे डायरेक्ट करो कि नेट ईएमएफ E1 माइनस E2, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो म्यू नॉट आई वी एल ओपन 2 पाई तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर कितना आएगा बताओ, 1 ओपन एक्स माइनस 1 ओपन एल प्लस एक्स। तो बताओ रास्ते का नेट ईएमएफ इतना हो गया, और तुम बताओ कि किसकी चलेगी, है ना, तुम बताओ किसकी चलेगी, इसकी चलेगी, है ना। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि ये ईएमएफ ज्यादा है, तुम बताओ कि ये वाला ईएमएफ मतलब क्लॉकवाइज वाला ईएमएफ ज्यादा है तो इसी की चलेगी, इसी की चलेगी, मतलब पूरे सर्किट में करंट इसी के अकॉर्डिंग फ्लो होगी। तो बताया था, है ना, तुमको पता है, तुमको पता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तुमको पता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधे पार्ट में करंट क्लॉकवाइज और आधे पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसका ईएमएफ ज्यादा उसी की चलेगी फर्स्ट, इसका ईएमएफ ज्यादा है तो इसी की चलेगी, मतलब पूरे सर्किट में करंट इसी के अकॉर्डिंग फ्लो होगी, मतलब पूरे सर्किट में रिजल्टेंट करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी, इसकी मर्जी के खिलाफ फ्लो होगी। तो पूरी सर्किट में करंट इसके अकॉर्डिंग फ्लो होगी, मतलब क्लॉकवाइज फ्लो होगी। और करंट कितनी फ्लो होगी वो भी देख सकते हो, तो बताओ कि करंट कितनी फ्लो होगी, रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो बता रास्ते का नेट ईएमएफ तो कितना है, म्यू नॉट आईवीएल ओपन 2 पाई 1 ओपन एक्स माइनस 1 ओपन एल प्लस एक्स ओपन इस, है ना, ओपन इस पूरे रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 4R। बताओ ना, एक रॉड का रेजिस्टेंस R है तो इन चारों रॉड का मतलब रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 4R। और हमको पता है कि बता जो नेट ईएमएफ होगा वो भी क्लॉकवाइज होगा और जो रिजल्टेंट करंट होगी वो भी क्लॉकवाइज बहेगी। तो इस टाइप से इसको इजीली कर सकते हैं ना। अब देखो क्वेश्चन का मेन पार्ट तो कर लिया, अब इसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट पूछे जाते हैं ना। मतलब उसको कई बार पूछा जाता है कि बताओ, ये तो हमने निकाल लिया है ना, ये तो हमने निकाल लिया कि नेट ईएमएफ भी क्लॉकवाइज होगा और करंट भी क्लॉकवाइज बहेगी। अब कई बार पूछता है कि
इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण इस लूप पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये पूछता है ना। तो ये वाली चीज हम मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में कर चुके हैं। चलो तुम देखते ही बताओ, है ना। चलो तुम देखते बताओ कि तुम देखते बताओ कि वायर के इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस रॉड पर फोर्स जितना ऊपर लगेगा इस रॉड पर फोर्स उतना ही नीचे की ओर लगेगा। बताया था ना, तो हमको बताया कि वायर के इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स जितना ऊपर की ओर इस रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स उतना ही नीचे की ओर। तो इन दोनों रॉड पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों पर जो फोर्स है वो कैंसिल नहीं होंगे, है ना। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर करंट ऐसी है तो इस पर फोर्स इधर की थप्पड़ मारने वाला इधर की ओर लगेगा। तो बताओ इस वायर के कारण इस वाली रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन लगेगा जो कि ज्यादा लगेगा, और इस पर फोर्स तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट नीचे तो इस पर फोर्स आगे की ओर मतलब रिपल्सिव लगेगा जो कि कम लगेगा। तो ये दोनों फोर्स कैंसिल नहीं होंगे ना। बोल सकते हैं कि वायर के कारण इस रॉड पर फोर्स अट्रैक्शन लगेगा जो कि ज्यादा होगा और इस वाली रॉड पर फोर्स रिपल्सिव लगेगा जो कि कम लगेगा। तो वायर के कारण इस लूप पर रिजल्टेंट फोर्स अट्रैक्टिव मतलब फास्ट बुलाने वाले ही लगेगा। तो ये भी तुम निकाल सकते हो। चलो एक और चीज है, एक और चीज देखो, ये तो हमने नेट ईएमएफ करंट ये सब निकाल लिया, लेकिन कई बार हमको डराने के लिए पूछता है ना। चलो करंट निकाली तो कई बार पूछता है कि इस पूरे लूप में किस रेट से हीट प्रोड्यूस होगी। तो हमको पता है कि इसमें करंट आई फ्लो रही है और रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 4R है ना, तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितनी होगी आई स्क्वायर इंटू आर की जगह 4R। तो ये चिरकुट चीजें तुम निकाल सकते हो ना। अब इसमें एक और खतरनाक चीज पूछता है, तो हमको पूछता है कि अभी तो हर एक रॉड में ईएमएफ निकाला है, जैसे इन दोनों रॉड में ईएमएफ 0, इसमें ईएमएफ इतना है और इसमें ईएमएफ इतना है, ये तो ईएमएफ निकाला। लेकिन कई बार हमको डराने के लिए पूछता है कि हर एक रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो पूछता है। तो कई मूर्ख लोग तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस तो एक जैसा समझते हैं, तो दोनों लगभग तो एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो हमको पूछता है कि हर एक रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है, तो वो भी निकाल सकते हैं ना। जैसे चलो इस पहली रॉड है ना, तो देखो इस पहली रॉड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डेल्टा V1 बोल रहा हूं, तो इस रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। तो तुम स्मार्ट ही बताओ ना, तो तुम स्मार्ट ही बताओ कि इस रॉड में इस रॉड में ये E1 जितना ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा है और इस रॉड का जो रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस के टाइप से काम करेगा, है ना। बोल सकते हैं कि ये रॉड भी एक चलती फिरती बैटरी के टाइप से काम करेगी जिसमें ईएमएफ इतना है और इस रॉड का भी जो रेजिस्टेंस आर है वो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के टाइप से काम करेगा। और तुम बताओ कि इस रॉड या इस बैटरी से तो करंट निकल रही है, और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी बैटरी से करंट निकल रही हो तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर। बोल सकते हैं कि इस रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर, तो E की जगह ईएमएफ 1 माइनस आई इंटू आर, जब E1 की वैल्यू ये रख देना और I की वैल्यू ये रख देना, तो इसके अक्रॉस आ गया। वैसे चलो अब इस वाली रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो बताओ। ये रॉड भी एक चलती फिरती बैटरी के टाइप से काम करेगी जिसमें ईएमएफ E2 होगा और इस रॉड का भी जो रेजिस्टेंस R है वो इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के टाइप से काम करेगा। बस अब इस रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा है, तो तुम बताओ कि ये रॉड भी एक बैटरी के टाइप से काम करेगी लेकिन इस बैटरी से करंट निकल नहीं रही है बल्कि इस बैटरी में तो करंट एंटर कर रही है। और मैंने चमका कर बताया था कि बैटरी में अगर करंट एंटर करे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस आएगा। तो ये वाली जो रॉड है वो एक बैटरी के टाइप से काम करेगी जिसमें करंट एंटर करे, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस आई आर, तो E की जगह ईएमएफ E2 प्लस आई इंटू आर ये होगा। चलो अब इस रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तुम बताओ कि इस रॉड में कोई ईएमएफ तो इंड्यूस नहीं हो रहा है ना, इस रॉड में कोई ईएमएफ तो इंड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब बैटरी के टाइप से नहीं, ये वाली रॉड तो शुद्ध रेजिस्टेंस के टाइप से काम करेगी, है ना।
तो इस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब ये रॉड बैटरी के टाइप से नहीं, एक शुद्ध रेजिस्टेंट के टाइप से काम करेगी जिसका रेजिस्टेंस आर है और करंट आई बह रही है। तो बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली आई आर है ना। तो ये रॉड एक शुद्ध रेजिस्टेंट के टाइप से काम करेगी, तो इस रॉड का रेजिस्टेंस आर और करंट आई बह रही है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होगा। और वैसे ही जो चौथी रॉड है उसमें भी कोई ईएमएफ नहीं है, तो ये भी एक रेजिस्टेंट के टाइप से काम करेगी, तो जो चौथी रॉड है उसमें भी इंड्यूस ईएमएफ आई आर ही होगा। ठीक है, इस टाइप से इसको कर सकते हैं हम। देखो बच्चों, अभी तो इस क्वेश्चन को हमने मोशनल ईएमएफ वीबीएल से किया और वही इसको करने का सबसे स्मार्ट तरीका था, लेकिन तुम बताओ कि इस बार कोई अकेली रॉड नहीं बल्कि इस बार साक्षात पूरा लूप मूव कर रहा है, तो तब इसको तुम फ्लक्स से भी कर सकते हैं, मतलब फेराडे के लॉ से भी कर सकते हैं, है ना। तो इस बार कोई अकेली रॉड नहीं बल्कि पूरा लूप मूव कर रहा है, तो इसको तुम फ्लक्स या फेराडे के लॉ से भी कर सकते हैं। चलो एक बार इसको हम मुरघोटाई से फ्लक्स से मतलब फेराडे के लॉ से करते हैं, वही है ना। वही वायर के नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस स्क्वायर लूप को v की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर ले जा रहे हैं, तो बस किसी इंस्टेंट पर लूप की वायर से डिस्टेंस x हो तो उस इंस्टेंट पर इस लूप में रिजल्टेंट ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो देखना है। बस इस बार पूरा लूप है, तो इस बार फेराडे के लॉ से हम तो फ्लक्स से कर सकते हैं, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि किसी भी जनरल इंस्टेंट पर इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे और फिर नेट ईएमएफ कितना होगा सिंपली d∅dt वैसे करते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि इस लूप को v की वेलोसिटी से लगातार मूव करा रहे हैं ना, इस लूप को v की वेलोसिटी से लगातार मूव करा रहे हैं, तो डिस्टेंस लगातार चेंज करेगी, तो है ना। तो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर लूप की वायर से डिस्टेंस x है ना। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर लूप की वायर से डिस्टेंस x है, तो इस इंस्टेंट पर लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि इस बार लूप के हर एक पार्ट की वायर से डिस्टेंस अलग अलग है, तो हर एक पार्ट पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग होगा, तो हर एक एलिमेंट से फ्लक्स भी अलग अलग होगा। तो बताओ टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। और देखो ये क्वेश्चन ईएमआई की स्टार्टिंग में हमने कर लिया था, इसको कर चुके हैं। तो चलो बताओ इस बार लूप से टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा ना, तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि इस पूरे लूप को ऐसी पतली पट्टियों में बांटते हैं और यहां से x डिस्टेंस पर dx का एलिमेंट। लेकिन बताओ इस बार x तो इस वाले डिस्टेंस को बोल रखा है, चलो इसको y बोल लेते हैं ना। तो वही पूरे लूप को ऐसी पतली पट्टियों में बांटते हैं और चलो ऐसा करते हैं कि यहां से ठीक है ना, तो पूरी लूप को ऐसी पतली पट्टियों में बांटते हो। ऐसा करते हैं कि यहां से y डिस्टेंस पर dy थिकनेस की ऐसी कोई पतली सी पट्टी लेते हैं ना। तो तुम बताओ कि इस पट्टी की लेंथ तो कितनी है l और विड्थ dy है, तो इस पतली सी पट्टी का एरिया कितना होगा l इंटू dy। और वायर के कारण इस पतली सी पट्टी पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा, और वायर के कारण इस पतली सी पट्टी पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सिंपली μ0I/2πr की जगह वायर की एलिमेंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x + y, है ना। तुम बोल सकते हैं कि वायर के कारण इस पतली पट्टी पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा, इतना होगा। बस तुम देखते बताओ कि ये जो क्रॉस डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड इस पट्टी को बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है। तो बताओ इस पतली सी पट्टी से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा सिंपली b/a। तो बस इस पतली सी पट्टी का एरिया इतना है और उसको काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड इतना है ना, तो इस पतली सी पट्टी से गुजरने वाला फ्लक्स सिंपली b/a। तो b तो इसको काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2π x + y इंटू a, इस पतली सी पट्टी का एरिया l dy। तो बस आराम से बताओ इस पतली सी पट्टी या पतले से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है, तो पूरे स्क्वायर लूप से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स इसका इंटीग्रेशन। चलो कांस्टेंट को पहले से बाहर निकाल लेता हूं, तो μ0IL/2π कांस्टेंट है बाहर, और अंदर कितना बचेगा इंटीग्रेशन dy/y + x ही बचेगा।
लिमिट रखते हैं तो होता है इस बार dy में तो y की लिमिट रखेंगे तो होता y यहां से मेजर कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली पट्टी होगी जिसके लिए y इक्वल टू 0, फिर 1 2 3 करते हुए लास्ट पट्टी होगी जिसके लिए y इक्वल टू l। तो लूप कहां से कहां तक फैला हुआ है, y इक्वल टू 0 से l, तो लिमिट भी y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू l। अब इंटीग्रेट करेंगे तो तुम खुद बताओ कि जब dy मतलब इस बार ओनली y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, बाकी इस इंटीग्रेशन के लिए x को कांस्टेंट x से ट्रीट करेंगे। बस आराम से बताओ कि 1/y का इंटीग्रेशन log y, तो 1/y प्लस x का इंटीग्रेशन log ऑफ y प्लस x, और y का कोफिशिएंट 1 नीचे आएगा तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा है। और लिमिट रखते हैं, लिमिट y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू l। चलो डायरेक्ट बता रहा हूं, अपर लिमिट में y की जगह l रखेंगे तो log l प्लस x, माइनस लोअर लिमिट में y की जगह 0 रखेंगे तो log x, तो सॉल्व करेंगे तो log x प्लस l माइनस log x। चलो ऐसे ही रह देते हैं ना, बस कह सकते हैं है ना, तो कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, म्यू नॉट आई एल ओपन 2 पाई इंटू log l प्लस एक्स माइनस log x, इतना हो गया है ना। तो बस बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस लूप को v की कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार आगे की ओर ले जा रहे हैं, तो किसी इंस्टेंट पर लूप की वायर से डिस्टेंस x होगी ना, किसी इंस्टेंट पर लूप की वायर से डिस्टेंस x होगी, तो उस इंस्टेंट पर इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इतना होगा। अब तुम बताओ, है ना, तो तुम बताओ कि इसमें बाकी सारे पैरामीटर तो कांस्टेंट है, लेकिन लूप को अगर आगे की ओर मूव कराएंगे तो x चेंज होगा, है ना, तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, लेकिन लूप को आगे की ओर मूव करेंगे तो x चेंज होगा। और बताओ x चेंज होगा तो लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और बताओ लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और लूप में नेट ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, डी फाई बाई डी टी। तो उसके लिए सिंपली इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो म्यू नॉट आई एल ओपन 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो मोह माया से बाहर ही रखते हैं। अब ठीक है ना, तो इसको तो बाहर ही रखते हैं। अब ये पहली टर्म log ऑफ l प्लस एक्स, तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि है तो log l प्लस एक्स, लेकिन इसका t के रिस्पेक्ट में मतलब इस बार हमको किसी और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, और पढ़ा होगा कि किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और। तो बताओ log l प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/l प्लस एक्स इंटू अंदर वाले का एक बार और, तो होता l का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 और x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाय dt आ गया, माइनस log x, इसका भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो पहले पूरे का डिफरेंशिएशन तो log x का 1/x इंटू अंदर वाले का एक बार और, तो x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाय dt। और तुम बताओ कि x इस लूप की वायर से डिस्टेंस है, तो dx बाय dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी, और यहाँ पे dx बाय dt को हम क्या बोल सकते हैं, लूप की वेलोसिटी v। तो बस इस लूप में नेट ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, v भी कॉमन आकर के बाहर ले लेते हैं, तो म्यू नॉट आई एल वी ओपन 2 पाई। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई वी एल ओपन 2 पाई, ये सब तो कॉमन निकल जाएगा, और अंदर कितना आएगा 1/l प्लस एक्स माइनस 1/x, ये आ गया। तो नेट ईएमएफ कितना है, लेकिन थोड़ा सा चक्कर है कि बता 1/l प्लस एक्स कम होता है और 1/x ज्यादा होता है ना, तो होता है कम है और ये ज्यादा है, तो पूरी चीज नेगेटिव मतलब इंड्यूस ईएमएफ भी नेगेटिव आ गया है ना। लेकिन मैंने तुमको बताया था, है ना, कोई फेराडे के लॉ में है, फेराडे के लॉ में तुमको चमका कर बताया था कि इस फॉर्मूले से तो हम ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, है ना, तो इस फॉर्मूले से हम ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बाकी डायरेक्शन को लेंस के लॉ से अलग से एडजस्ट करते हैं। बस इस फॉर्मूले से हम ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और बताओ मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो तब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है तो उसके लिए बड़ी चीज मतलब 1/x आगे आ जाएगा और 1/l प्लस एक्स पीछे आ जाएगा। तो इतना पता होगा कि फॉर्मूले से हम ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं।
तो वो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव के लिए 1/x आगे माइनस 1/l प्लस x पीछे। तो तुम बताओ कि मोशनल ईएमएफ से किया था तब भी आंसर वही, और इसको मुरकोन टाइप से फ्लक्स से किया तब भी आंसर वही आ गया। तो बताओ नेट ईएमएफ आ गया, तो बताओ ईएमएफ भी इंड्यूस हो गया और सर्किट भी कंप्लीट है, तो करंट भी फ्लो होगी, और करंट कितनी फ्लो होगी, रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 4R है ना, तो करंट आ गई। अब तुम बताओ ना, तुम बताओ कि फेराडे के लॉ में चमका कर बताया था कि फॉर्मूले से तो हम ईएमएफ या करंट का केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बाकी डायरेक्शन को लेंस के लॉ से अलग से एडजस्ट करेंगे, है ना। तुम देखते बताओ, तुम देखते बताओ कि वायर के कारण लूप पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में ना, वही है ना। देखते बताओ कि वायर के कारण लूप पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स भी क्रॉस डायरेक्शन वाला होगा, मतलब एंटर करने वाला होगा। अब तुम बताओ, ये तुम बताओ कि इस लूप को वायर से दूर ले आ रहे हैं ना, तो तुम बताओ कि इस लूप को वायर से दूर ले जाएंगे तो बताओ फ्लक्स घटेगा, बताओ ना। पहले लूप पास में है तो ज्यादा वाला मैग्नेटिक फील्ड इसको काटेगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, और बाद में लूप दूर होगा तो इसको कम वाला मैग्नेटिक फील्ड काटेगा तो फ्लक्स कम होगा। तो ये मूर्खों टाइप से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट बोल सकते हैं। ये बताओ वायर के कारण लूप पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन, तो फ्लक्स भी क्रॉस डायरेक्शन का। अब देखो, अब इस बार लूप को वायर से दूर ले आ रहे हैं, बताओ लूप को वायर से दूर ले आएंगे तो क्रॉस डायरेक्शन वाला फ्लक्स घटेगा। तो तुम बताओ कि क्रॉस डायरेक्शन वाला फ्लक्स घटेगा तो लूप में करंट ऐसी इंड्यूस होगी जो इस फ्लक्स को बढ़ाने का ट्राई करे। और बताओ फ्लक्स को बढ़ाने के लिए लूप को अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी सपोर्टिंग डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना होगा, मतलब लूप को अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी क्रॉस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना होगा। और बताओ खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने के लिए करंट ऐसी बहानी होगी, मतलब कंफर्म है कि करंट ऐसी बहेगी, मतलब क्लॉकवाइज बहेगी। और बताओ करंट क्लॉकवाइज बहाने के लिए ईएमएफ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करना होगा। तो पता चल गया कि ईएमएफ की भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी और इंड्यूस करंट की भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अब बताओ मोशनल ईएमएफ से किया था तब भी वही आंसर है ना, मोशनल ईएमएफ से किया था तब भी वही आंसर, और इसको लेंस और फेराडे से लॉ से किया तब भी वही आंसर आ गया है। अब देखो हमने इसको दोनों टाइप से कर लिया है ना, तो हमने इस क्वेश्चन को मोशनल ईएमएफ से भी कर लिया और फेराडे के लॉ से भी कर लिया। लेकिन तुम बताओ कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा, वो भी फ्लक्स से देखना ज्यादा आसान था। उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो भी फ्लक्स से, मतलब लेंस लॉ से ज्यादा आसान थी, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ का जो वैल्यू है वो मोशनल ईएमएफ से ज्यादा आसान पड़ा। बताओ फ्लक्स से तो हमको बहुत लेंदी हो गया, इंटीग्रेट किया फिर डिफरेंशिएशन किया, बहुत लेंदी हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने दोनों टाइप से कर लिया, तमाम टाइप की बेवकूफी अभी हमने ट्राई कर ली, लेकिन अब अगर ऐसे क्वेश्चन है तो बेवकूफी नहीं करेंगे, है ना, ध्यान रखना। ये सारी बेवकूफी हमें ट्राई कर ली, लेकिन अब अपने सामने क्वेश्चन आ गया तो सारी बेवकूफियां नहीं करेंगे, कंपेरेटिवली ध्यान रखना है कि बताओ इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा, वो भी फ्लक्स से आसान है। उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो भी फ्लक्स या लेंस लॉ से आसान है, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ का अगर वैल्यू पूछे तो फिर फ्लक्स से नहीं, तब मोशनल ईएमएफ वीबीएल से करें। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में लूप को पकड़ करके v की कांस्टेंट वेलोसिटी से दूर ले आने थे, तो कई बार पूछता है कि वायर के कारण इस लूप पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये पूछता है। तो बताओ इस वाले पार्ट को पहले हम डिटेल में कर चुके हैं ना, हमको पता है ना, हमको पता है कि वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस रॉड पर फोर्स जितना ऊपर की ओर लगेगा, इस रॉड पर फोर्स उतना ही नीचे की ओर लगेगा। तो ये दोनों फोर्स तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस रॉड पर फोर्स एट्रैक्शन लगेगा जो कि ज्यादा होगा, और इस रॉड पर फोर्स रिपल्सिव लगेगा जो कि कम होगा। तो बताओ वायर के कारण लूप पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स एट्रैक्शन का होगा, है ना। तो देख चुके हैं कि वायर के कारण लूप पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स एट्रैक्शन का होगा, पहले
डिटेल में निकाल चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना है ना, तुम ध्यान रखना कि अगर कोई स्मार्ट पर्सन हो तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए भी लेंस का लॉ यूज कर सकता है। तो ध्यान रखना कि लेंस लॉ बहुत व्यापक है, मतलब लेंस के लॉ से हम केवल इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ही, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो लेंस के लॉ से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो चलो एक बार ऐसा करते हैं ना, एक बार ऐसा करते हैं कि इस लूप पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको लेंस लॉ से निकालते हैं ना। तो देखो तुम बताओ कि इस लूप को पकड़ करके v की वेलोसिटी से वायर से दूर ले आ रहे हो, तुम बताओ कि इस लूप को v की वेलोसिटी से वायर के दूर ले आ रहे हो, तो तुम बताओ कि इस लूप को वायर से दूर ले जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा क्रिएट होगा जो लूप के दूर जाने का अपोज कर सके, और दूर जाने का अपोज कर सके मतलब उसके लिए जो लूप है वो वायर के प्रति एट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, मतलब लूप पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स एट्रैक्शन का लगेगा, है ना। तो इस टाइप से बोल सकते हैं, इस टाइप बोल सकते हैं कि लूप को दूर ले आना, तो हम बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि लूप को दूर ले जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा क्रिएट होगा जो लूप के दूर जाने का अपोज कर सके। तो बताओ कि दूर जाने का अपोज करने के लिए जो लूप है वो वायर के प्रति एट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, मतलब इस लूप पर रिजल्टेंट फोर्स एट्रैक्शन लगेगा, मतलब पास बुलाने वाला लगेगा। ये इसको सोचने का सबसे स्मार्ट तरीका है, लेकिन कई डेढ़ बुद्धि होते हैं, उनको सिंपल थिंकिंग पसंद नहीं आती है, तो इसी चीज को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट टाइप से बोल सकते हैं कि बताओ वायर के कारण लूप पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स भी क्रॉस डायरेक्शन का होगा। तो बताओ लूप को दूर ले आए, तो बताओ कि लूप को दूर ले आएंगे तो क्रॉस डायरेक्शन वाला फ्लक्स घटेगा। तो बताओ फ्लक्स घटेगा तो लूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा क्रिएट होगा जो फ्लक्स को बढ़ाने का ट्राई करे। और तुम बताओ कि फ्लक्स को बढ़ाने के लिए ना, फ्लक्स को बढ़ाने के लिए जो लूप है वो वायर के पास आने का ट्राई करेगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स पास बुलाने वाला, मतलब एट्रैक्शन होगा। लेकिन तो डेढ़ बुद्धि के लिए स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट कर सकते हैं एक लाइन में, लूप को दूर लेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा क्रिएट होगा जो लूप के दूर जाने का अपोज कर सके, और दूर जाने का अपोज करना मतलब तो उसके लिए लूप जो है वो वायर के प्रति एट्रैक्शन फोर्स या पास बुलाने वाला फोर्स फील करेगा। तो इस टाइप से करेंगे। तो इससे हमको सबक मिल गया है कि लेंस लॉ बहुत व्यापक है। लेंस लॉ से हम केवल ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नहीं, स्मार्ट पर्सन को लेंस के लॉ से हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। चलो बच्चों, इसी में एक लॉजिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तुमको करना है। देखो इस बार भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इनफाइनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का यूज करें, जिसमें करंट आई बाहर है, और हमको पता है कि इस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, मतलब बड़ा क्रॉस, और दूर में मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, मतलब छोटा क्रॉस, है ना। अब देखो, अब इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग मेटल की कोई रिंग रखी है, मतलब सर्कुलर लूप रखा है, और पहले केस में इस सर्कुलर लूप को पकड़ करके v की कांस्टेंट वेलोसिटी से दूर ले जा रहे हैं। सेकेंड केस में इस लूप को पकड़ करके v की कांस्टेंट वेलोसिटी से पास ले जा रहे हो। तीसरे केस में इस लूप को v की कांस्टेंट वेलोसिटी से वायर के पैरेलल मूव करा रहे हैं। तो हमको देखना है कि तीनों केसेस में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, और तीनों केसेस में वायर के कारण लूप पर लगने वाले रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी वो देखना है। तो चलो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। चलो मेरे ख्याल से तुमने कर लिया होगा, तो इसको कर लेते हैं। वही वायर का नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें लूप को एक बार दूर ले जा रहे हैं, फिर पास ले जा रहे हैं, और फिर पैरेलल मूव करा रहे हैं। तो बस हमको है ना, हमको हर केस में लूप में इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट और मैग्नेटिक फोर्स की केवल डायरेक्शन निकालनी है ना। और मैंने चमका कर बताया था, है ना, तो मैंने चमका कर बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ, करंट और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू नहीं बल्कि ओनली डायरेक्शन पूछी है। तो इस बार तो फ्लक्स से मतलब लेंस लॉ से करना आसान है। तो ध्यान रखना
इस बार वैल्यू नहीं केवल डायरेक्शन पूछे तो इस बार तो हम सिंपली फ्लक्स मतलब लेंस लॉ से ही करेंगे। चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, है ना। देखो ये देखो फर्स्ट पार्ट में हमको दे रखा है कि इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस सर्कुलर लूप को पकड़ करके v की कांस्टेंट वेलोसिटी से दूर ले आ रहे हैं। तो इस केस में इसमें इंड्यूस ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन कितनी होगी वो पहले देखते हैं। फ्लक्स ही करेंगे तो तुम आराम से बताओ कि वायर के कारण लूप पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा। हमको पता है कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा हथेली इस साइड और अंगुलियों को परपेंडिकुलर मुड़ा देंगे ना। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि वायर के कारण लूप पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन का होगा, तो फ्लक्स भी क्रॉस डायरेक्शन वाला होगा, मतलब एंटर करने वाला होगा। अब तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इस बार लूप को v की वेलोसिटी से वायर के दूर ले जा रहे हैं ना, तो तुम बताओ कि इस बार लूप को वायर से दूर ले जा रहे हैं, तो लूप को वायर से दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स घटेगा, है ना। बताया था कि जब लूप पास होगा तो ज्यादा वाला मैग्नेटिक फील्ड काटेगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, और जब लूप को दूर ले जाएंगे तो बाद में कम वाला मैग्नेटिक फील्ड काटेगा, मतलब फ्लक्स कम होगा। तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो बोल सकते हैं कि वायर के कारण लूप पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन, तो फ्लक्स भी क्रॉस डायरेक्शन का होगा। तो बताओ इस बार इस लूप को, है ना, बताओ इस बार इस लूप को वायर से दूर ले आ रहे हैं, तो बताओ ये बताओ लूप को वायर से दूर ले आएंगे तो दूर में मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो क्रॉस डायरेक्शन वाला फ्लक्स भी घटेगा। तो तुम बताओ कि क्रॉस डायरेक्शन वाला फ्लक्स घटेगा तो लूप में करंट ऐसी इंड्यूस होगी जो इस फ्लक्स को बढ़ाने का ट्राई करे। और तुम बताओ कि फ्लक्स को बढ़ाने के लिए लूप को अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी सपोर्टिंग डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना होगा, मतलब लूप को अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी क्रॉस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना होगा। और बताओ अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने के लिए करंट ऐसी बहानी होगी। तो कंफर्म है कि करंट ऐसी बहेगी, मतलब क्लॉकवाइज बहेगी। और हमको पता है कि करंट क्लॉकवाइज बहाने के लिए ईएमएफ भी क्लॉकवाइज इंड्यूस करना होगा। बस पता चल गया कि इस बार इंड्यूस ईएमएफ भी क्लॉकवाइज होगा और इंड्यूस करंट भी क्लॉकवाइज होगी। ये तो कर दिया है। अब देखो, अब हमको देखना है कि जब इसको दूर ले आएंगे तो उस टाइम वायर के कारण लूप पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी। तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए भी हम लेंस का लॉ लगा सकते हैं, है ना। बस आराम से बताओ कि इस बार लूप को दूर ले जा रहे हैं ना, है ना। आराम से बताओ कि इस बार लूप को दूर ले जा रहे हैं, तो हमको पता है कि लूप को दूर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा क्रिएट होगा जो लूप के दूर जाने का अपोज कर सके। और बताओ दूर जाने का अपोज करने के लिए लूप वायर के प्रति अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, मतलब वायर के कारण लूप पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन मतलब पास बुलाने वाला होगा, है ना। कई लोग तो इसको बेसिक मैग्नेटिक फोर्स से करते हैं ना, तो उससे भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन से ज्यादा ही प्रेम उमड़ रहा है तो तुम मैग्नेटिक फोर्स से भी कर सकते हैं ना। तुम बताओ कि ये वायर है, तुम बताओ कि वायर में भी करंट ऊपर की ओर है और लूप के जो पास वाला पार्ट है उसमें भी करंट ऊपर की ओर है, तो वायर और लूप के पास वाले पार्ट में करंट सेम डायरेक्शन में। और मैंने बताया था कि करंट सेम डायरेक्शन में हो तो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा, लेकिन ज्यादा लगेगा क्योंकि ये वाला पार्ट वायर के पास है। फिर बताओ वायर और लूप का जो दूर वाला पार्ट है उसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो दूर वाले पार्ट पर रिपल्शन फोर्स लगेगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा इससे रिपल्शन फोर्स कम, तो बस अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रिपल्शन फोर्स कम, तो रिजल्टेंट फोर्स अट्रैक्शन का ही होगा। तो अगर कोई डेढ़ बुद्धि हो तो ऐसा कर सकता है, लेकिन हमको इतना कचरा करने की जरूरत नहीं, लेंस लॉ से ही करेंगे। बिल्कुल सीधा था एक्सप्लेनेशन कि लूप को दूर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा क्रिएट होगा जो लूप के दूर जाने का अपोज कर सके। और बताओ दूर जाने का अपोज करने के लिए ये लूप जो है वायर के प्रति पास बुलाने वाला फोर्स मतलब अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, तो लूप पर रिजल्टेंट फोर्स अट्रैक्शन होगा। ये देख लिया ना। चलो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, है ना। तो सेकेंड पार्ट में कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस बार इस लूप को पकड़ करके v की कांस्टेंट वेलोसिटी वायर के पास ले जाने, तब ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा, बस उसको भी हम फ्लक्स मतलब लेंस लॉ से ही करेंगे। आराम से बताओ,
है ना, आराम से बताओ कि इस बार भी वायर के कारण लूप पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स भी क्रॉस डायरेक्शन का होगा। अब बताओ इस बार लूप को वायर के पास ले जा रहे हैं, और वायर के पास ले जाएंगे तो ज्यादा वाला मैग्नेटिक फील्ड काटेगा, मतलब क्रॉस डायरेक्शन वाला फ्लक्स बढ़ेगा, है ना। तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस बार, है ना, इस बार लूप को पास ले जा रहे हैं ना, तो लूप को पास ले जाएंगे तो क्रॉस डायरेक्शन वाला फ्लक्स बढ़ेगा। तो बताओ क्रॉस डायरेक्शन वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो लूप में क्रॉस डायरेक्शन वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो लूप में करंट ऐसी इंड्यूस होगी जो इस फ्लक्स को घटाने का ट्राई करे। और तुम बताओ कि फ्लक्स को घटाने के लिए लूप को अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब डॉट डायरेक्शन में क्रिएट करना होगा। और बताओ खुद का मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में क्रिएट करने के लिए करंट ऐसी बहानी होगी, तो कंफर्म है कि करंट ऐसी बहेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। और बताओ करंट एंटी क्लॉकवाइज बहाने के लिए ईएमएफ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना होगा। बस इस केस में इंड्यूस ईएमएफ भी एंटी क्लॉकवाइज और करंट भी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, तो हमको देखना है कि इस लूप पर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो उसके लिए हम लेंस लॉ का यूज करेंगे, है ना। डायरेक्ट है, फिर मेरे को डायरेक्ट बोल सकते हैं। बताओ इस बार लूप को वायर के पास ले जा रहे हैं ना, तो तुम बताओ कि लूप को पास ले जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा क्रिएट होगा जो लूप के पास आने का अपोज कर सके। और बताओ पास आने का अपोज करने के लिए ये जो लूप है वो वायर के प्रति रिपल्सिव फोर्स फील करना चाहिए, मतलब दूर भगाने वाला फोर्स फील करना चाहिए। तो इस बार इस लूप पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव, मतलब दूर भगाने वाला लगेगा। कर सकते हैं ना, बिल्कुल सिंपल कि लूप को पास ले जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा क्रिएट होगा जो पास जाने का अपोज कर सके, और पास जाने का अपोज करना मतलब ये लूप वायर के प्रति दूर भगाने वाला, मतलब रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। चलो ऐसे तीसरा पार्ट देखना। तो देखो तीसरे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि इस लूप को पकड़ करके वायर के पैरेलल मूव करा रहे हैं, तब इसमें ईएमएफ करंट कैसी इंड्यूस होगी वो देखना है ना। चलो पहले इंड्यूस ईएमएफ करंट की डायरेक्शन देखते हैं। तुम आराम से बताओ, वही फ्लक्स से करें, आराम से बताओ कि वायर के कारण लूप पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स भी क्रॉस डायरेक्शन का होगा। अब तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इस लूप को वायर के थोड़ा सा भी पास ले आते, है ना। तो बताओ इस लूप को वायर के थोड़ा सा भी पास ले आते तो फ्लक्स बढ़ता, और इस लूप को वायर से दूर ले आते तो फ्लक्स घटता। लेकिन इस बार इस लूप को वायर के बिल्कुल पैरेलल ले जा रहे हैं, तो तब इस बार इससे गुजरने वाला फ्लक्स न तो बढ़ेगा और न घटेगा, बल्कि इस बार इस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। तो ये ध्यान रखना कि लूप को पास लेंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, दूर लेंगे तो फ्लक्स घटेगा। लेकिन इस बार लूप को वायर के बिल्कुल पैरेलल ले जा रहे हैं, मतलब इस बार लूप से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं, बल्कि लूप से गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। और तो बताओ कि लूप से गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो d∅dt 0, मतलब लूप में इंड्यूस नेट ईएमएफ 0, और नेट ईएमएफ 0 तो इंड्यूस करंट भी 0, और इंड्यूस करंट 0 होगी तो वायर के कारण लूप पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, है ना। और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बताओ इस बार इसको वायर के पैरेलल ले जा रहे हैं, न तो पास ले जा रहे हैं और न दूर ले जा रहे हैं, ठीक। इस बार इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस बार ईएमएफ 0, करंट भी 0। तो बताओ वायर में तो करंट फ्लो हो रही है लेकिन लूप में करंट फ्लो हो ही नहीं रही है, तो इस बार मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल 0 लगेगा। तो इस तरह से डायरेक्शन को हम फ्लक्स से, मतलब लेंस लॉ से निकाल सकते हैं।